चलो रिवाइज कर रहे हैं एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अभी ये जो एएस है ना, इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें समझनी है दोस्तों। एएस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम में देखो क्या है, कैश और फ्लो। कैश का मतलब क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके कैश में क्या आता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों आएगा। और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट मतलब ऐसे सिक्योरिटीज या ऐसे इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म वाले, शॉर्ट टर्म मतलब कितने, 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई सिक्योरिटीज मैच्योर होने वाले हो तो उसको किस में लेंगे, कैश इक्विवेलेंट में। लेकिन एक कंडीशन है, वो हाईली लिक्विड होने चाहिए। हाईली लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। दूसरा, उसमें रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैश का नेचर वही है। कैश में क्या होता है, मैं 100 रुपये अगर तिजोरी में रखूँ तो 1 साल बाद भी 100 ही मिलेंगे। तो अभी इन सिक्योरिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तब जाके उसको कैश मानना सही होगा। मतलब अगर मैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ 2 महीनों के लिए, तो क्या उसको कैश इक्विवेलेंट मानेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में था दोस्तों। दूसरा वर्ड था कैश फ्लो। फ्लो मतलब क्या आता है उसमें, इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, उसको अपने को रिकॉर्ड करना है एक स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको 3 एक्टिविटीज में बांटा हुआ है। जो भी कैश का इनफ्लो है, जो भी कैश का आउटफ्लो है, उसको 3 एक्टिविटीज में बांटा हुआ है। 3 कौन से एक्टिविटीज, पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कोई भी बिजनेस में जनरली ये 3 एक्टिविटीज होते हैं। तो ऑपरेटिंग मतलब कौन सा, बिजनेस रिलेटेड, जो बिजनेस का रोज का काम है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोला जाता है। तो रोज के काम से रिलेटेड जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो है वो सब किधर जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। जैसे मैं सेल करता हूँ गुड्स, या मैंने डेटर से कलेक्शन किया है ना, या मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूँ क्रेडिटर्स को, या परचेस का पेमेंट कर रहा हूँ, कैश परचेस, या वेजेस दे रहा हूँ, ये सब इनफ्लो और आउटफ्लो किससे, बिजनेस रिलेटेड है, तो ये किस में आएगा, ऑपरेटिंग में। इसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा है ना, इन्वेस्टमेंट बेचा, मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट बेचा, तो ये सब किधर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं, इससे रिलेटेड इनकम भी है, इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम भी मिलती है वो भी किधर आएगी, इन्वेस्टिंग में। लेकिन इनकम याद रखना, जितनी कैश में मिली है उतनी ही लेना है ना, इनफ्लो और आउटफ्लो ले रहे। जैसे एक वेरिएशन क्वेश्चन में जो आता है वो होता है कि तुमने लैंड खरीदा है पर उसके बदले में शेयर्स दिए, तो अभी पैसा गया क्या, कैश गया क्या, नहीं, तो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेना ही नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त याद रखना, जितना पैसा आया है जितना पैसा गया है बस उतना ही आएगा, है ना, इनफ्लो और आउटफ्लो वो दिमाग में रखना। ठीक है, लास्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब बिजनेस के पैसों से रिलेटेड, मतलब पैसे उठाने, तो अपने सोर्सेज क्या होते हैं, शेयर्स इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, लोन लिया, तो ये सारी चीजें किधर आएगी, फाइनेंसिंग में। और ये रीपे किया, लोन रीपे किया, डिबेंचर्स रीपे किए, तो ये भी सब फाइनेंसिंग में। सिर्फ इतना ही नहीं, इन पे जो भी अपन दे रहे वो भी क्या आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। जैसे इंटरेस्ट दे रहे हो, जैसे डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें भी किधर आएगी, फाइनेंसिंग। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी फाइनेंसिंग से रिलेटेड। अच्छा, ओवरऑल याद रखना, इनफ्लो है तो पॉजिटिव लिखना, आउटफ्लो है तो निगेटिव लिखना। तो अभी स्टेटमेंट बनाया जाता है दोस्तों। देखो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते वक्त ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहले, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिर तीनों का एडिशन करके लिखेंगे नेट चेंज ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस और क्या आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में देंगे, तुम्हारा आंसर सही है नहीं इमीडिएटली समझ जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन आए तो फॉर्मेट बना लो कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, तीनों हेडिंग्स दे देना, ऑपरेटिंग को बड़ी जगह लगती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों हेडिंग्स दे देंगे। और क्वेश्चन में जो भी एक एक करके आइटम पढ़ेंगे, जो भी आ रहा है, जहां का भी इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको उस हेड में पोस्ट करते जाओ। ठीक है, ऐसे वे से सॉल्व करना होता है। ये जो बात की मैंने, ये था डायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दोस्तों 2 मेथड्स है, एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली इनफ्लो ले लो या डायरेक्टली आउटफ्लो ले लो। जैसे देखो यहाँ पे दिया, डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, कैश सेल्स आ गया, इनफ्लो है पॉजिटिव, कैश परचेस आ गया, आउटफ्लो है निगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग में डायरेक्टली जो आएगी वो है। लेकिन दूसरा मेथड जो है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है वो है इनडायरेक्ट मेथड।
ठीक है, अभी इनडायरेक्ट मेथड में क्या आता है देखो अच्छे से समझते हैं। इनडायरेक्ट मेथड मतलब तुम्हें इनडायरेक्टली निकालना है, डायरेक्ट इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लेना है। इनडायरेक्ट मेथड में बोला गया कि शुरू करते वक्त, स्टार्ट करते वक्त ऊपर क्या लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ऊपर लेना है पहला। ठीक है, तो अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वहां से उठा लेंगे। पर अभी प्रॉब्लम क्या होता है, नेट प्रॉफिट लेने की वजह से पीएनएल में जितनी चीजें सारी इसमें इंक्लूडेड है, तो जो अननेसेसरी चीजें हैं वो भी इसमें आ गई। तो अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेने की वजह से अननेसेसरी चीजें आ गई है, तो ये अननेसेसरी चीजों को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके हटाना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेने के बाद दो एडजस्टमेंट उसमें अपन करते। एक एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। अभी ये क्यों करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिटेड है लेकिन कैश में दिया क्या खर्चा नहीं, तो ये फालतू में नेट प्रॉफिट कंसिडर करते हो माइनस हो गया, तो इसको हटाए कैसे, इसको ऐड कर देंगे डेप्री को, तो ये हट जाएगा। तो ऐसे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजें तुमको हटानी रहेगी। तो भी वो कैसी हटानी देखना, उसमें क्या क्या आता है। एक तो डेप्रिसिएशन लगभग हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो उसको ऐड करना है। फिर जैसे इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिटेड है, और ये इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन नेट प्रॉफिट लेने की वजह से ये इधर आ गया, तो उसको यहां से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, इधर इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिटेड मतलब माइनस किया हुआ है, ऐड कर देंगे। कोई भी एक्सपेंस को हटाना है तो ऐड करेंगे, कोई भी इनकम को हटाना है तो लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट को यहां से ऐड करेंगे, और कौन सा एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, इंटरेस्ट पे कर रहे तो उसको फाइनेंसिंग का क्या दिखा देंगे, आउटफ्लो, निगेटिव दिखाएंगे कि पैसे गए। ठीक है, जब भी इनडायरेक्ट मेथड करते हो तो दिमाग में इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कौन सी चीजों को हटाना है। ठीक है, तो एक इंटरेस्ट हो गया, और क्या एग्जांपल है, जैसे लॉस ऑन सेल, कोई एसेट बेचते हो लॉस हुआ है तो पीएनएल में डेबिटेड होगा, उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और उसको बेच के जितने पैसे मिले वो इनफ्लो है, वो कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग में। अच्छा, तो ये सारी चीजें अपन इमेजिन नहीं कर सकते, अगर ये सारी चीजें हुए तो क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दी हुई रहेगी। लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, डेप्रिसिएशन, ये सारे एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ अपने को एडजस्टमेंट से मिलेगा। अगर ये एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, बस चेक कर लेना डिबेंचर का इंटरेस्ट का रेट दिया है क्या, तो उतना इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। बाकी चीजें एडजस्टमेंट में रहेगी, अगर एडजस्टमेंट में नहीं है तो नॉन कैश नॉन एडजस्टिंग में कुछ नहीं रहेगा फिर। ठीक है, डेप्री वगैरह जितना दिया है बस उतना ही रहेगा। इसके बाद और एक एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के बाद, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट करना है। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट लिया है, नेट प्रॉफिट लेने की वजह से सेल में से जो होता है देखो क्रेडिट सेल वो आ गया, पर अपने को क्या चाहिए था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो इसीलिए ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स का अगर एडजस्टमेंट कर लेंगे तो कलेक्शन भी आ जाएगा। तो इसको एडजस्ट कैसे करना है, देखो सिंपल, अगर अपना एक रूल है, थंब रूल, वो क्या है, एसेट अगर बढ़ रहे तो क्या करेंगे, लेस, और अगर गिर रहे तो क्या करेंगे, ऐड। एसेट के लिए इनवर्स चलता है और लाइबिलिटी के लिए डायरेक्ट चलता है, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो लेस करेंगे। तो एसेट और लाइबिलिटी कौन से वाले, वर्किंग कैपिटल वाले। वर्किंग कैपिटल मतलब ही करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट में क्या आता है, इन्वेंट्री आएगा, डेटर्स आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आ सकता है, और बिल्स रिसीवेबल होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये तीन चार चीजें जो एसेट में आएगी करंट एसेट में। और करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, और बिल्स पेबल हो सकता है तो वो आ सकता है। इनके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो डिविडेंड पेएबल है, इनकम टैक्स है, इन सबको इधर नहीं लेना है। ठीक है, इस सबको इधर नहीं लेना। ठीक है, ये करने के बाद कैश फ्लो आ जाएगा दोस्तों बिफोर टैक्स, इसमें लेस कर देना टैक्स पेड जो एक्चुअली कैश में पे किया है। और अभी टैक्स पेड निकालने के लिए याद रखना, क्वेश्चन में बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या मिलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो उसमें ओपनिंग प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन मिलता है। एडजस्टमेंट में कुछ तो एक देंगे, एक तो करंट ईयर का प्रोविजन देंगे या टैक्स पेड कितना है वो देंगे, और दोनों में से अपने को एक निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन ने एक स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है, वो स्टेटमेंट रेफर कर लेना, हाउ टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड। तो ओपनिंग प्रोविजन में याद रखना क्या ऐड होता है, करंट ईयर का प्रोविजन, और जितना भी टैक्स भर दोगे वो क्या हो जाता है, लेस।
ये करने के बाद क्या निकलेगा, क्लोजिंग प्रोविजन। तो ये चारों में से कोई तो 3 क्वेश्चन में मिलेगा, चौथा तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है, और वो तुम्हें काम में आएगा। एक चीज, एक लास्ट वेरिएशन जो इसमें पूछा जाता है इनडायरेक्ट मेथड में, वो ये वेरिएशन है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ है पर निकालते आता है। कहां से निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अपने को रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए हैं, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को यूज करेंगे। जैसे अगर ओपनिंग पीएनएल मेरा 50 है और क्लोजिंग में वो हो गया 100, तो ये 50 से क्यों बढ़ा होगा, प्रॉफिट कम आया होगा, है ना। तो क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, ये क्या, इसको प्रॉफिट ले लेंगे। इसके साथ साथ अगर मेरा जनरल रिजर्व 150 था, वो 170 हो गया, तो ये 20 से क्यों बढ़ा होगा, प्रॉफिट कम आया होगा। तो इसका चेंज और इसका चेंज, दोनों का चेंज लेंगे। ये चेंज लेने से क्या होगा, अपने को प्रॉफिट मिलेगा करंट ईयर का। अच्छा, सिर्फ चेंज नहीं, इसके साथ साथ अगर करंट ईयर में कोई डिविडेंड दिया है, करंट ईयर में कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, तो होगा क्या, ये क्लोजिंग बैलेंस में से वो माइनस हो गया होगा क्योंकि डिविडेंड पे कर दिया है, पर प्रॉफिट तो कमाया था। इसीलिए अगर कुछ डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा करंट ईयर का, तो वो भी क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। तो तुम्हें क्या, कितनी चीजें करनी है देखो, एक तो पीएनएल का चेंज लेना है, एक तो जनरल रिजर्व का चेंज लेना है, डिविडेंड कुछ इस साल डिक्लेयर किया होगा तो वो क्या कर देना, ऐड कर देना। ये सब करने के बाद जो आएगा ये होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये आफ्टर टैक्स वाला नेट प्रॉफिट है। अभी बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए क्या करना है, उसमें से टैक्स ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। टैक्स ऐड करेंगे तब जाके क्या निकलेगा, बिफोर टैक्स का प्रॉफिट। पर कौन सा टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि पीएनएल में जो माइनस किया हुआ होता है वो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वो तुम्हें ऐड कर दोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ डायरेक्टली तो ऐसे करके निकालना रहेगा, ठीक है। और डिविडेंड याद रखना, करंट ईयर में जो डिक्लेयर किया है वो निकालना है, ठीक है, इसके अलावा दूसरा नहीं निकालना है। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, पर एक क्वेश्चन के जो 1-2 एडजस्टमेंट्स है तुमको वो भी फटाक से बता देता हूँ ताकि रिवाइज करते वक्त याद रहे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके, देखो इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना ऑपरेशन से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग में आता है। जैसे लोन दिया अगर एम्प्लॉइज को, सप्लायर्स को, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन लोन किसी और को दिया है तो वो इन्वेस्ट किया है, तुमने पैसे कमाने के लिए दिया है, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें है तो नीचे अलग से बताओ, तो जिस भी इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी उसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने जिससे बोला तीनों एक्टिविटीज का हेड लिख देना, फिर एडजस्टमेंट्स पढ़ना, और अच्छा पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना। अगर वो डायरेक्टली दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे अभी बात की। तो पहला स्टेप वो लिख लिया। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, और वो कहाँ से मिलेगा, एडजस्टमेंट से, तो वो एडजस्टमेंट से वो सारे इफेक्ट करेंगे। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से। ये करने के बाद ऑपरेटिंग कहाँ जाएगा, फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा कंपेयर करके। तुम्हें एक एक हेड उठाना है, एक एक हेड कंपेयर करना है ओपनिंग और क्लोजिंग का। जैसे शेयर कैपिटल ओपनिंग में था 1 लाख, क्लोजिंग में हो गया 1.5 लाख, क्यों हुआ होगा, 50,000 का शेयर इशू किया होगा तो फाइनेंसिंग का इन्फ्लो है, ठीक है। लैंड दिया हुआ है, ओपनिंग में था 10 लाख, क्लोजिंग में 8 लाख, तो लैंड बेची होगी, ठीक है। लैंड पे डेप्री नहीं लगता क्योंकि डेप्री वगैरह का एडजस्टमेंट करने के बाद कंसिडर करना, ठीक है। अच्छा, कोई भी एसेट का जब भी चेंज लोगे तो एसेट के चेंज में याद रखना दोस्तों, एसेट का चेंज लेते वक्त ओपनिंग बैलेंस आता है एसेट का, जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा। कुछ परचेस करोगे तो वो उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कुछ सेल करोगे तो वो इसमें से माइनस हो जाता है, लेकिन WDV कितने में बेचा है वो नहीं, कितने का एसेट गया है वो माइनस करना, और जो इस साल का डेप्री लगा होगा वो माइनस होता है, तब जाके क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये एसेट को टैली करने को तुम्हें काम में आएगा, ठीक है। एसेट को ऐसे टैली करना, तो इसमें से कुछ मिसिंग है तो वो हिडन रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली परचेस जनरली निकाला जाता है इसमें से, बाकी चीजें दे देते, ठीक है। तो ये बाकी परचेस निकालने को ये स्टेटमेंट तुम्हें जनरली काम में आएगा, ठीक है। और देखो क्या एडजस्टमेंट्स है इसमें,
जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है। लास्ट के जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है ना वो बड़े बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और उसमें मुझे जितना याद आ रहा है एक लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स का एडजस्टमेंट था। देखो इसमें नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है 1040, तो वहां से शुरू कर लेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10,40,000। अभी इसमें बाकी कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स 2,30,000 वर वर्थलेस और रिटर्न ऑफ, पर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, मतलब पीएनएल में डाला है क्या ये 2,30,000 का बैड डेट्स? नहीं, तो पीएनएल में नहीं डाला है तो यहाँ पे ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पीएनएल में क्या डाला होगा, जितना इस पे प्रोविजन बनाया होगा, और प्रोविजन कितने का बनाया होगा, देखो ओपनिंग प्रोविजन कितना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का चेक कर सकते हो, इसके नोट में मिलेगा 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का ओपनिंग प्रोविजन था, करेक्ट। इस साल जो इसमें प्रोविजन बनाते वो ऐड होता है करंट ईयर का, जितना तुमने राइट ऑफ कर लिया है बैड डेट्स वो माइनस होगा, तब जाके क्या आता है क्लोजिंग प्रोविजन। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,90,000, बैड डेट्स राइट ऑफ किए 2,30,000, तो करंट ईयर का जो प्रोविजन बना है ये वो इधर आ जाएगा। और प्रोविजन बनाते कहाँ से, पीएनएल में डेबिट किया जाता है। ये नॉन कैश है ना जो प्रोविजन बनाया है, तो एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे, इसको ऐड कर देंगे जो प्रोविजन करंट ईयर में बनाया है। ठीक है, ये पहला एडजस्टमेंट इसका जो होगा। और डेटर्स का चेंज लेते वक्त ध्यान रखना, डेटर्स का जब भी चेंज लोगे तो ये देखो 2,30,000 राइट ऑफ करने के बाद इतने डेटर्स आए, तो राइट ऑफ करने से पहले कितने डेटर्स होंगे वो देख लेना। मतलब राइट ऑफ करने से पहले कितने डेटर्स होंगे मेरे पास, 30 लाख नहीं 30,60,000। ठीक है, अगर ये बैड डेट्स राइट ऑफ नहीं करते तो मेरे पास इतने डेटर्स होते, तो इसको कंसीडर करना है एज क्लोजिंग बैलेंस। चेंज इन डेटर्स लेते वक्त ओपनिंग लेना 2390, क्लोजिंग लेना 3060। क्यों? क्योंकि ये जो राइट ऑफ किया है वो नॉन कैश रीजन की वजह से हुआ है, तो उसका डिफरेंस अपने को नहीं लेना है, तो इसीलिए ऐसा डिफरेंस कंसीडर करना। ठीक है, ये चेंज इस एडजस्टमेंट की वजह से आएगा। इस क्वेश्चन में यही एक एडजस्टमेंट अलग है। ओके अच्छा, देखो मैंने जैसे बोला ये ऐसे एडजस्टमेंट आते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है मॉड्यूल का अपना किसका, न्यू लाइट लिमिटेड का, ये क्वेश्चन में कई सारे एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन। कंपनी सोल्ड पीपी और इसको बेचने पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो तुमको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में मिलेगा, है ना। देखो ये सारी चीज़ें तुमको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में कंसिडर करनी है। इसमें एक नई एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री की। ये क्या एडजस्टमेंट है सुन लो। उन्होंने बोला है कि प्रीवियस प्रैक्टिस थी कंपनी की कि कॉस्ट लेस 10% पे वैल्यू करते थे इन्वेंट्री को, और अभी सही से वैल्यू कर रहे हैं कॉस्ट पे। तो उन्होंने बोला है क्लोजिंग इन्वेंट्री करेक्टली वैल्यूड है। तो प्रॉब्लम किस में, ओपनिंग स्टॉक में। तो ओपनिंग स्टॉक किस पे वैल्यू किया गया है, कॉस्ट लेस 10%, जो गलत किया है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे अपन, देखो उन्होंने बोला है कॉस्ट अगर 100 है तो अपन वैल्यू किस पे कर रहे थे, 90 पे, और 90 की वैल्यू दी है 2,16,000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इन्वेंट्री की एक्चुअल वैल्यू निकाल लेना। इन्वेंट्री की एक्चुअल वैल्यू 2,40,000। तो अभी ये एडजस्टमेंट करने से क्या होगा, देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि उसमें सब सही है। ओपनिंग बैलेंस शीट में चेंज करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेंट्री अलग हेड नहीं है तो वो इसी में इंक्लूडेड होगा अदर करंट एसेट में। तो 2,16,000 की इन्वेंट्री को बढ़ा के कितना दिखा रहे, 2,40,000, तो 24,000 से बढ़ाना है, तो यहां से इन्वेंट्री बढ़ जाएगी 24,000। और सिर्फ इतना नहीं, और एक चेंज होगा, माइनर सा चेंज, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर पिछले साल के इस साल के ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, मतलब ये पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, नेट प्रॉफिट। तो दो एडजस्टमेंट इसके ये हो गए, एक तो इन्वेंट्री में ऐड कर देना और दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट के पीएनएल में ऐड कर देना, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने को लेना ये एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट अलग एडजस्टमेंट था, बाकी मोर और लेस सिमिलर एडजस्टमेंट है। फिर बाकी तुम्हें क्वेश्चन देख देख के समझना है। करंट ईयर में मतलब ये ध्यान रखना, डिविडेंड पेएबल ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में 0 है, मतलब डिविडेंड भर दिया है। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स में एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है तो फिर अपन अज्यूम करते, क्या अज्यूम करते कि ओपनिंग का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो पूरा पे कर दिया है करंट ईयर में, और क्लोजिंग का जो प्रोविजन है वो इस साल बनाया है। ठीक है, मतलब जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो करंट ईयर प्रोविजन है
और जो ओपनिंग है वो पेड है, ऐसे अज्यूम करना होता है अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया है तो। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में था। बाकी एज सच आई थिंक कोई चेंजेस, कोई अलग एडजस्टमेंट नहीं है अभी, तुम्हें लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई अगर नॉन कैश चीज़ है तो उसको लेना मत। ओके, नॉन कैश है, अगर किसी शेयर्स दिए है किसके अगेंस्ट वगैरह, तो वो नॉन कैश चीज़ है, वो मत लेना, पर टैली करने को काम में है। ठीक है, ये अप्रोच रखना कैश फ्लो सॉल्व करते वक्त। ओके, चलो, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।